हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के 4th लेक्चर में हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में है ना, पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में, एड्सॉर्प्शन थ्योरी के बारे में बताया था। लेक्चर 3 में मैं 3 और 4 मैंने कैटालिसिस के लिए रखा है, और इसके 5th से लेके आगे के लेक्चर्स जो हैं वो है ना कोलॉइड्स के लिए हैं, कोलॉइडल सोल्स के लिए हैं। तो पहले 2 लेक्चर में मैंने एड्सॉर्प्शन की बात की, इन 2 लेक्चर में कैटालिसिस की बात कर रहा हूं। उसमें भी 3rd लेक्चर हो गया है। 3rd लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं। मैंने इनहिबिटर्स की बात की, मैंने प्रमोटर्स की बात की। अब इस लेक्चर में हमारा मोटिव अलग है। इस लेक्चर में हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, और यह भी बात करेंगे कि कैसे कैटलिस्ट जो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होते हैं वो किस मैकेनिज्म से काम करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको व्यूवर्स को बताऊं कि हम लोग यहां पर 2 बातें मेनली सीखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। पहला, हेटेरोजेनस कैटालिसिस कैसे होता है, और सेकंड चीज एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो दिस इज लेक्चर नंबर 4 है ना, कैटालिसिस का है। अब मैं इसे बताने जा रहा हूं एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इथीन है, ये क्या करता है? हम चुपचाप ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन इन निकल, सो सबाटियर-सेंडरसन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, और होता क्या है, ऐसा कुछ हो जाता है, एक हाइड्रोजन इससे चिपक जाता है। ठीक है, ऐसे चिपक जाता है, तो हाइड्रोजन और निकल ऐड हुआ, ये चीज बन गई। ठीक है, अब इसकी काम करने का क्या मैकेनिज्म होता है ना, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है ना, एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ना, हम मानते हैं कि ये जो है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस कह सकते हैं आप। हेटेरोजेनस इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट सॉलिड है और बाकी सारी चीजें हैं, इथीन जो है, रिएक्टेंट्स जो है, वो सब गैसियस स्टेट में है। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि निकल जो है, फाइनली डिवाइडेड निकल का एक सरफेस ले लीजिए, ये निकल है, ऐसे सैकड़ों निकल इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, है ना, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर धीरे धीरे है ना लैंड कर रहा है, गैस है ना, ये धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, निकल की तरफ हाइड्रोजन एड्सॉर्प्शन के लिए आ रहा है। ठीक है, अगला स्टेप क्या, निकल पे के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड स्ट्रांग होने लगेगा, है ना, तो धीरे धीरे जो है निकल और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होने लगेगा, और हाइड्रोजन का बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, है ना, वीक होने लगेगा। ठीक है, ये चीज वीक होने लगेगी, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स तो हैं ही हैं, इनके बीच का बॉन्ड वीक होता जा रहा है। ठीक है, वीक होता जा रहा है, और ये निकल है। ठीक है, धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। अब वीक होते एक दिन ऐसा आएगा जब ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप था कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है, फिर धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, ये निकल है, इस पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से है ना, मैं इस फिगर को यहां पे फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। तो इस तरह से निकल के सरफेस पे, ठीक है, निकल के सरफेस पे बहुत सारे हाइड्रोजन जो है एटम्स एड्सॉर्ब हो जाते हैं। निकल है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स एड्सॉर्ब हो गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स एड्सॉर्ब होंगे। अब
ये थर्ड स्टेप ही है ना, मैं इसे थर्ड ही स्टेप कह रहा हूं। अब क्या होता है, ये जो इथीन है, ये गैस जो है धीरे धीरे इस तरफ, इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक प्लेनर कंपाउंड है, प्लेन है कंपाउंड, और ये धीरे 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 इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और अट्रैक्ट होने के साथ साथ कुछ इस तरह का होगा कि ये निकल सरफेस है, इससे हाइड्रोजन चिपके हुए हैं। ये चीज मैं आपको है ना हाइड्रोकार्बन्स में ही पढ़ाऊंगा। और अब यहां पे होगा क्या, कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता जाएगा, ये वीक होता जाएगा, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, स्ट्रांग होने लगेगा। और ये बॉन्ड धीरे 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 क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। और ये बॉन्ड धीरे 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 वीक होने लगेगा, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4 हो गया, ठीक है, स्टेप नंबर 4 हो गया। और फिर क्या होगा, फिर ये एक समय आएगा जब ये जुड़ जाएंगे और ये निकल लेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, निकल का जो सरफेस है, ठीक है, ये निकल का सरफेस है, निकल 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 है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये H जो है ये अलग हो जाएगा। यहां का जो H है, यहां जो दो H थे, वो दोनों H मैं यहां पे मार्क कर दे रहा हूं, ये दोनों H यहां से चले जाएंगे और ये मॉलिक्यूल जो है फिर से डिफ्यूज कर जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 है। फिर क्या होगा, फिर से हो सकता है कि नया हाइड्रोजन जो है ना, नया हाइड्रोजन जो है इस निकल पर क्या हो, एड्सॉर्ब हो, फिर से आकर एक नया हाइड्रोजन इस निकल पे एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। फिर उसमें स्ट्रेन आएगा, यहां पे याद रखिएगा, यहां पे थोड़ा सा तनाव आ जाता है, स्ट्रेन आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर इथीन आएगा, फिर इथीन दो हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करेगा, फिर इथीन जो है उड़ जाएगा, फिर नया हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो कैटालिसिस की ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक क्या है, अब मैं आपको इस बात का सबूत दूंगा कि हां ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी सही है, क्योंकि कई सारी प्रैक्टिकल चीजें जो हम ऑब्जर्व करते हैं कैटालिसिस में, वो सिर्फ इसी थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकती है, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो इस थ्योरी को सपोर्ट करेंगे। फैक्टर्स सपोर्टिंग एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई, उसको कौन कौन से फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं, क्या सबूत मिलता है ना, जो इन फैक्टर्स कौन से सबूत हैं जो इस कैटालिसिस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो बातें इन चीजों को सपोर्ट करती है, आपने सुना होगा कि चीजों को है ना फाइनली डिवाइड कर देने पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है और कैटालिसिस बढ़ जाती है। तो ये थ्योरी उसको सपोर्ट करती है। मान लीजिए अगर आप एक निकल का बॉल लेते हैं तो उस पर कम हाइड्रोजन चिपकते हैं, कम ही लोग होते हैं ऐसा। लेकिन अगर आप, क्योंकि अंदर के ये जो निकल्स हैं, ये सिर्फ सरफेस वाले ही हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये अंदर के जो निकल पार्टिकल्स हैं, जो इस स्फीयर के एकदम कोर में होंगे, बल्क में होंगे, वो हाइड्रोजन को चिपका नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको फाइनली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, फाइनली डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे है ना पार्टिकल्स में ऐसे पाउडर कर दीजिए, तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो जाएंगे है ना, जिन पे हाइड्रोजन जाकर क्या कर सकता है, चिपक सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स अगर हो जाएंगे, इनको हम लोग पाउडर कर देंगे अगर, ठीक है, तो इन पे हाइड्रोजन चिपकने की टेंडेंसी हो जाएगी,
हाइड्रोजन चिपकने की टेंडेंसी हो जाएगी। ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि फाइनली डिवाइडेड करने से मैं कह सकता हूं क्या कि पहला फैक्टर जो इस बात को सपोर्ट करता है क्या कि वेन एवर कैटलिस्ट आर फाइनली डिवाइडेड, catalysts are finally divided, their action increases, their action increases, enhances, ठीक है। अब ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि कैटलिस्ट को फाइनली डिवाइड करने से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इस बात को सपोर्ट, ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस जो है जिसपे हाइड्रोजन का निकल पे चिपकना है, वो वाली थ्योरी इसको सपोर्ट करती है कि आप अगर कॉम्पैक्ट रहेंगे तो कम लोग चिपकेंगे, फ्री रहेंगे तो पाउडर्ड रहेंगे तो ज्यादा लोग चिपकेंगे। दूसरा सबूत जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस को कि एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस को सपोर्ट करता है वो है कि जब सरफेस एरिया रफ होता है तो कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। होना भी चाहिए, अगर सरफेस एरिया रफ होगा तो उतनी ही दूर में ज्यादा पार्टिकल्स के चिपकने की संभावना होगी। क्यों? मान लीजिए रफ सरफेस है तो क्या होगा, यहां पे कम हाइड्रोजन चिपकेंगे, मान रहा हूं मैं ये H है, ठीक है, यहां पे कम हाइड्रोजन चिपक रहे हैं। लेकिन यहां क्या होगा, अगर सरफेस एरिया रफ होगा तो सरफेस एरिया रफ होगा तो और ज्यादा हाइड्रोजन के चिपकने की टेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा चीजें रफ होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ जाने से एड्सॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से और ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो एड्सॉर्ब हो पाएंगे और कैटालिसिस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा सबूत जो इस बात को सपोर्ट करता है कि है ना, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस को सपोर्ट करता है कि रफ सरफेस जो है ना, रफ सरफेसेस की ज्यादा एक्टिव साइट होती है। सरफेसेस हैव मोर एक्टिव साइट्स, एंड हेंस रफ surface increases the catalytic performance, increases the catalytic activity, तीसरी बात, ठीक है ना, कैटालिटिक एक्टिविटी। तीसरी बात क्या, हमने देखा होगा प्रमोटर्स की बात हुई थी, है ना, प्रमोटर्स डालने से कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब ये थ्योरी सपोर्ट करती है, प्रमोटर्स कोई ऐसी चीज होते हैं जो निकल के बीच में, मैं निकल और हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं, प्रमोटर्स कोई ऐसी चीज होंगे, है ना, इस तरह के ये जो है वो प्रमोटर होगा। प्रमोटर कोई ऐसी चीज होगा जो जब हाइड्रोजन इससे चिपक रहा होगा तो इनके बीच में ये जो तनाव है इसको बढ़ा देगा, स्ट्रेन को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी अब और ज्यादा बढ़ गई, तो स्ट्रेन, इनके बीच का जो स्ट्रेन है, आपको याद होगा अभी मैंने इस थ्योरी में बताया कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है, नहीं ये बॉन्ड वीक होने लगता है, नहीं सॉरी, ये बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है और ये बॉन्ड क्या, वीक होने लगता है। तो अगर निकल के बीच में दूरी बढ़ जाती है किसी प्रमोटर के फंस जाने की वजह से, तो इनका तनाव जो है वो बढ़ जाएगा, और तनाव अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर इनके बीच का स्ट्रेन जो है ना, इनके बीच का जो स्ट्रेन है वो बढ़ जाएगा, तो इनका टूट कर इससे चिपकना और इजी हो जाएगा, और इजीली चीजें जो है निकल पर चिपकने लगेंगी, ठीक है ना, निकल पे चिपकने की टेंडेंसी हो जाएगी और इजी हो जाएगा। H के चिपकने की टेंडेंसी, तो मैंने देखा कि इजीली चिपकना यानी कैटालिटिक एक्शन जो है या एक्टिविटी जो है वो और फास्ट हो गई, कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़ गई। यहां पे कैटलिस्ट की
परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स को भी एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, आखिरी चीज, इनहिबिटर्स की बात करिए। ठीक है, मान लीजिए निकल है, निकल है, आपने यहां पे एक इनहिबिटर डाल दिया, ये आपका इनहिबिटर है, मैं इसको कह रहा हूं इनहिबिटर है। इनहिबिटर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहां आने पर रिपेल करेगा, या ना रिपेल नहीं भी करेगा तो वो निकल के हाइड्रोजन को निकल के पास आने नहीं देगा, और ये चीजें यहीं पे अटक के रह जाएंगी और निकल पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। मैं कह सकता हूं कि निकल और हाइड्रोजन के बीच में ऑब्स्टेकल का काम करेगा। ये आदमी यहां पर इनहिबिटर जो है ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है बिटवीन कैटलिस्ट एंड एड्सॉर्बेट। तो कैटलिस्ट और एड्सॉर्बेट के बीच में ये ऑब्स्टेकल का काम करता है, और इस ऑब्स्टेकल की वजह से एड्सॉर्बेट निकल पे चिपक नहीं पाता, और कैटलिस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक घट जाती है। तो मैंने आपको अभी सेकंड चीज बताई क्या कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि है ना जो कैटालिसिस होता है वो एड्सॉर्प्शन थ्योरी से ही होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने यहां बताए कि फाइनली डिवाइड करने से नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ जाते हैं, रफ सरफेस होता है तो चीजों का चिपकना ज्यादा हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। प्रोमोटर्स को भी एड्सॉर्प्शन थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इनहिबिटर्स को भी एड्सॉर्प्शन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे कैटालिसिस के बारे में मेरे को जितनी बातें करनी थी कर दी मैंने। आइए अब जानते हैं कि कुछ केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। इस चैप्टर में हम लोगों को यह भी याद रखने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं। अब जैसे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के कैटलिस्ट देख लीजिए, जैसे हेबर प्रोसेस है, अमोनिया इससे बनता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस तो ट्वाइस अमोनिया बनता है। इसमें आयरन जो है वो कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम प्रमोटर होता है। ठीक है, इसी तरह ओसवाल्ड प्रोसेस होता है। ओसवाल्ड प्रोसेस में हम अमोनिया लेते हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। पहले NO बनता है, NO को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं NO2 में, और NO2 जो है ना वो फिर से वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर HNO3 बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ओसवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस से HNO3 बनता है और इसमें प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। इसके टेम्परेचर कंडीशंस 300 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, हेबर प्रोसेस में ना टेम्परेचर जो है लगभग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैंने ये लिख के रखा है, अगर व्यूअर्स चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजों के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना, इसको मैंने एक साथ लिख रखा है ताकि एक्सप्लेनेशन में है ना आपको मुझे सहूलियत हो, इजी हो। ठीक है, आगे क्या, लेड चेंबर प्रोसेस में क्या होता है, SO2 को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं SO3 में, और SO3 को फिर वाटर में घोल देते हैं तो H2SO4 बन जाता है ना। लेड चेंबर प्रोसेस से H2SO4 बनता है, और H2SO4 जो है ना इसके बनने में कैटलिस्ट जो है वो NO होता है, NO गैस जो है कैटलिस्ट का काम करती है। ठीक है, तो तीन प्रोसेस बना है, हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया, ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर HNO3 और लेड चेंबर प्रोसेस फॉर H2SO4। ठीक है, इसी तरह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे आइए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है एक तरीका है जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO3 बनाते हैं, और SO3 प्लस H2SO4 ये ओलियम में कन्वर्ट हो जाता है बीच में। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। H2H2O7 ओलियम कहा जाता है। ठीक है, ओलियम बनता है। ओलियम जो है बेसिकली इंप्योर H2SO4 है, इसमें H2SO4 और साथ में क्या है ना SO3 मिक्स्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये SO3 जो है, ये SO3 जैसे इस प्रोसेस में हुआ था लेड चेंबर प्रोसेस में, SO3 वाटर से मिलकर क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। तो यहां पे भी ऐसा होता है कि SO3 जो है वाटर से मिलकर H2SO4 बनाता है। वो H2SO4 में कुछ SO3 अनरिएक्टेड रह जाते हैं जो मिलकर हम जिनको ओलियम कहते हैं, ओलियम बनता है।
ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि कांटेक्ट प्रोसेस में प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस और वेनेडियम ऑक्साइड जो है, पेंटा ऑक्साइड जो है, वो आपके है ना कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो डिकॉन्स प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लोरीन गैस बनती है और इसमें हम लोग HCl को ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्लोरीन गैस बन जाती है और इसमें है ना जो आपका कैटलिस्ट है वो कॉप्रिक क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये आपका बॉश प्रोसेस है। बॉश प्रोसेस से है ना हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस जो है इसके बॉश प्रोसेस में, इस बॉश प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, और यहां हाइड्रोजन गैस को बनाने में हम लोग कैटलिस्ट के रूप में है ना फेरिक ऑक्साइड जो है यूज करते हैं। क्रोमिक ऑक्साइड यहां प्रमोटर होता है और 400 से 600 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही ये बड़ा फेमस रिएक्शन है। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं और हाइड्रोजन के साथ हम उनको सैचुरेट करा के है ना वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देते हैं। वनस्पति घी जो होता है ना, वनस्पति घी इससे बनता है। याद रखिए इसमें निकल जो है कैटलिस्ट होता है और टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस होता है और हाई प्रेशर हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो भी व्यूअर्स हैं वो चाहे तो इस सारी चीजों को नोट्स के रूप में है ना लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अलग अलग प्रोसेसेस के कैटलिस्ट के बारे में जानने के बाद आइए अब एंजाइम्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स कई सारी चीजें कह सकते हैं आप एंजाइम के बारे में। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, दे आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और है ना एनिमल और प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है ना, तो दे आर, मैं मुख्य बातें बता रहा हूं कि एंजाइम्स में क्या खास बात होती है, क्या क्या बातें होती है एंजाइम्स में, और लास्ट में फिर इनके हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो एंजाइम्स मेनली नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन आप कह सकते हैं कि दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं आप इनको, हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इनकी खास बात क्या होती है कि हमारे शरीर में है ना कोलाइडल स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही एफिशिएंट बायोकेमिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या कह सकते हैं? दे आर फाउंड इन colloidal states, they are found in colloidal state in an organism, किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव जंतु में ये है ना कोलाइडल स्टेट में पाए जाते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि है ना ये जो है बहुत ही एफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म एंड आर हाईली एफिशिएंट बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक है, तो बहुत ही एफिशिएंट बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा, कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनमें नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी पाया जाता है जिसको हम लोग कोएंजाइम कहते हैं और ये है ना एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, समटाइम्स non proteinous part is also found called coenzyme। ठीक है, कोएंजाइम कहा जाता है। तो मैं कहता हूं कि एंजाइम जो है नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। जनरली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के। हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये कोलाइडल स्टेट में पाए जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त
बायोकेमिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इनमें है ना नॉन प्रोटीनस पार्ट भी पाया जाता है जिसको हम लोग को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम 1969 में है ना लैब में बनाया गया था, ठीक है। तो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट क्या है ना, फर्स्ट एंजाइम was synthesized in lab in year 1969, ठीक है। 1969 में पहला एंजाइम बनाया गया। अब इन एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इन एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके बारे में जाना जाए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, सबसे पहली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कि इनका हाईली एफिशिएंट होना, ठीक है। दे आर फाउंड टू बी हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट होने से क्या मतलब है, तो आप इस चीज से समझ लीजिए कि जनरली एंजाइम्स एक रिएक्शन को 10 to the power of 20 टाइम्स एक्सेलरेट कर देते हैं। मतलब क्या, अगर एक रिएक्शन है जिसका रेट R है तो एंजाइम डालने के बाद है ना उसका रेट R इंटू 10 to the power of 20 हो जाए, यानी 1 के बाद 20 0। इतना बड़ा नंबर है कि आप उसको अपने नंबर सिस्टम में गिन भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो R 10 to the power of 20 टाइम्स एंजाइम जो है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है एक बात, ठीक है। तो इसलिए और आप उस चीज से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टाइम का खाना जो आप खाते हैं, ठीक है, उसको पचने में है ना अगर एंजाइम्स ना रहे तो 50 साल लगेंगे, जबकि एंजाइम से ये 50 साल का काम हम सिर्फ 4 घंटे में कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इधर हाईली एफिशिएंट है ना, और एक हाईली एफिशिएंट है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय अप्रोक्सीमेटली 10 to the power of 20 टाइम्स, ठीक है। दूसरी खास बात क्या, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट चीज इज दैट दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग एक एंजाइम एक ही काम करेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा है ना स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस सुक्रोज है, तो एक आदमी एक ही काम करेगा, इस चीज के लिए आप गारंटी रखिए, ठीक है। एक एंजाइम दो लोगों को कैटेलाइज नहीं करेगा, एक एंजाइम है तो वो पता चला एक ही तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जाना जाता है। जैसे है ना ग्लूकोज नहीं सुक्रोज हो गया C12H22O11, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं वापस ग्लूकोज में तोड़ दूं, है ना, ग्लूकोज और क्या फ्रक्टोज में तोड़ दूं, ये ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, सॉरी ये फ्रक्टोज है। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया जाए तो एक ही एंजाइम ये काम इस दुनिया में कर सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्टेज कहते हैं, ठीक है। इनवर्टेज एंजाइम कहा जाता है। या माल्टोज जो है ना C12H22O11, है ना, आप क्या कहते हैं, माल्टोज जो है, मेल्टोज को है ना आप अगर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ना चाहते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ना चाहते हैं तो ये काम आपके लिए सिर्फ इस दुनिया में एक ही एंजाइम कर सकता है, जिसको हम लोग माल्टेज कहते हैं, ठीक है ना, माल्टेज कहते हैं। इसी तर्ज पर मेरे पास एक और एग्जांपल है। अगर आप चाहते हैं कि है ना लैक्टोज का भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C12H22O11। अगर आप चाहते हैं कि लैक्टोज को आप तोड़कर है ना ग्लूकोज और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना चाहते हैं, है ना, C6H12O6, आप इसे गैलेक्टोज में तोड़ना चाहते हैं तो ये काम आपके लिए सिर्फ एक एंजाइम कर सकता है, वो है लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम कर सकता है। तो एक चीज और क्लियर हो गया कि लगभग एक एंजाइम एक ही तरह का है ना रिएक्शन कैटेलाइज करता है, एक से ज्यादा रिएक्शन कैटेलाइज नहीं करते। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि भैया ये वाला एंजाइम
एकमात्र इसी रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा और किसी को नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तीसरा लक्षण क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप इस तरह से समझिए कि एक एंजाइम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो लगभग 25 डिग्री से, है ना, सेल्सियस से, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि क्यों हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, 37 डिग्री के आसपास ही मेंटेन रहता है, क्योंकि 37 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसपे हमारे बॉडी के मैक्सिमम एंजाइम्स बेस्ट फंक्शन करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए अगर आप 37 से बढ़ते हैं ऊपर तो हम उसमें कहते हैं हमें बुखार हो गया, हमारी तबियत खराब है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम्स 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो मैक्सिमम एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे और बॉडी का जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहा है वो सब कोलैप्स करने लगेगा और इंसान की या किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। इसलिए टेम्परेचर इतना स्पेसिफिक होता है कि, है ना, आपको बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही मेंटेन होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि उसी पे एंजाइम्स जो है वो मैक्सिमम अच्छा काम करते हैं। टेम्परेचर कम होने पे भी एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे और आपकी बॉडी कोलैप्स करने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी क्यों टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम होना चाहिए, है ना। तो टेम्परेचर लगभग जो है ना 25 से 37 डिग्री होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे ही, है ना, मैक्सिमम एंजाइम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करते हैं। एंजाइम्स फंक्शन एट देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फंक्शन एट देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम का होता है ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच। अब इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ना एंजाइम जिस तरह से टेम्परेचर जो है उनका बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि हाँ भाई वो, है ना, 25 डिग्री से और 37 डिग्री के बीच में ही काम करेंगे, ऐसे ही एंजाइम्स का पीएच भी, है ना, पीएच के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और मैक्सिमम एंजाइम्स जो है पीएच 5 से 7 के बीच में बेस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम पीएच में कह सकता हूं कि, है ना, मैक्सिमम एंजाइम्स हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट पीएच 5 to 7। ठीक है, 5 से 7 के बीच में, है ना, पीएच जो है ना, जब भी होता है एंजाइम्स का तो बहुत अच्छी उनकी एफिशिएंसी होती है। तो मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे गिने कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इनको 25 से 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है और पीएच 5 से 7 चाहिए होता है। इसके अलावा एंजाइम्स की 2 प्रॉपर्टीज और है जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी यह है कि ये लोग कई और भी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे इनकी एक्टिविटी एनहांस हो जाती है ना, जिसको हम लोग कोएंजाइम या कोएंजाइम कहते हैं और कुछ लोग इसको इनहिबिट भी कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। तो 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? 5th कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स। कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स, ध्यान दीजिए, एंजाइम्स में कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट होते हैं। ठीक है ना, कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट होते हैं, अक्सर ये विटामिन ही होते हैं। ठीक है, विटामिन होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़कर, है ना, उनकी एक्टिविटी को बहुत बढ़ा देते हैं, उनके रिएक्ट करने की या कैटेलाइज करने की टेंडेंसी को बहुत को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कोएंजाइम्स करते हैं, है ना। अक्सर ये विटामिन होते हैं, इसीलिए विटामिन की बहुत ज्यादा जो है जरूरत होती है हमारे बॉडी में। हर बॉडी के मेटाबॉलिज्म को विटामिन बहुत हाई बना देते हैं, तेज कर देते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? एक्टिवेटर्स अक्सर ना ऐसे मेटल आयंस होते हैं जो एंजाइम से जुड़कर, उसकी एंजाइम से जुड़ते नहीं है, एंजाइम से के एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं। अंतर यह है कि, है ना,
कोएंजाइम्स जो है वो अपने आप में मॉलिक्यूल्स होंगे, थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, जबकि एक्टिवेटर्स बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, जैसे सोडियम आयन हो गया, या मैंगनीज आयन हो गया, या कोबाल्ट आयन हो गया, है ना, या कॉपर आयन हो गया। ठीक है, तो ये लोग जो है ये भी एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेटल आयंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो लेकिन अंतर क्या है कि, है ना, कोएंजाइम्स जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, पर प्रोटीनियस नहीं होते हैं, जबकि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये मेटल आयंस हैं जो प्रमोटर्स का काम करते हैं, ठीक है, एक्टिवेटर्स का काम करते हैं, और है ना एंजाइम की, है ना, काम करने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम की खास बातें हमने देखी कि इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेंगे, पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करेंगे, और इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाले लोग भी मौजूद हैं जिनको हम लोग को एंजाइम्स और एक्टिवेटर्स कहते हैं। और यही नहीं, इनकी परफॉर्मेंस को कम करने वाले लोग भी हैं, ठीक है, उनको हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। कई बार कुछ दवाएं होती हैं जिनको खाने के बाद कुछ एंजाइम्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से बॉडी के कुछ फंक्शंस, है ना, नहीं वर्क करते हैं, जो हम उस दवा का साइड इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कई बार एंजाइम्स को इनहिबिटर्स भी मिलते हैं, जैसे एंजाइम्स इनहिबिटर्स, जैसे कैटलिस्ट के केस में हमने देखा था कि इनहिबिटर्स होते हैं, वैसे एंजाइम्स के भी इनहिबिटर्स होते हैं। एंजाइम्स कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में उनकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर जाती है, काम करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, उन लोगों को हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है कि एंजाइम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया, एंजाइम किसे कहते हैं ये भी बता दिया। आइए अब देखते हैं कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। तो आपको मालूम होगा, जैसे याद होगा वो कैटलिस्ट के काम करने का क्या तरीका था, है ना, एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म था। कैटलिस्ट जो है पे गैस मॉलिक्यूल्स आकर चिपकते थे और फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। एंजाइम्स कैटलिस्ट जरूर है, पर इनके काम करने का मैकेनिज्म जो है वो एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म नहीं है, ये चिपकते नहीं है किसी पे। इनके काम करने का मैकेनिज्म बिल्कुल अलहदा है, अलग है कैटलिस्ट से। इनके काम करने का मैकेनिज्म को हम लॉक एंड की मैकेनिज्म कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या होता है जिससे एंजाइम्स काम करते हैं। लॉक एंड की मैकेनिज्म जिससे एंजाइम्स काम करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। एंजाइम्स जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एंजाइम्स हमारे बॉडी में कोलाइडल पार्टिकल की तरह मौजूद रहते हैं। तो एक कोलाइडल पार्टिकल है, उसमें अलग अलग तरह की कैविटीज बनी होती हैं। ये ग्रुप्स जैसे COH ग्रुप की वजह से, या SO3H ग्रुप की वजह से, या SH ग्रुप की वजह से, या NH2 ग्रुप की वजह से, है ना, कुछ कुछ कैविटीज बनी रहती हैं। तो ये कोलाइडल पार्टिकल है, उसमें कोई कैविटी है। अब उस कैविटी का आकार एक फिक्स्ड आकार होता है। कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसमें आकर फंस जाता है, या रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी कहते हैं, आके उसमें फंस जाता है, और फिर क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है। ठीक है ना, अलग हो जाता है। उन अलग होने वाली चीजों को ही प्रोडक्ट कहते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल्स दिए थे एंजाइम्स के, तो आपने देखा था कि सुक्रोज है, टूटकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो मेनली एंजाइम्स के काम करने का यही मैकेनिज्म है कि एक आध, जैसे आप चाबी लगाते हैं तो चाबी क्या करते हैं, ताले के अंदर फिट हो जाती है और फिर काम हो जाता है। ऐसे ही एंजाइम में कैविटीज होती हैं जिसमें कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फिट हो जाता है और फिर वो टूट कर उसमें से निकलता है। ठीक है, यही लॉक एंड की मैकेनिज्म है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो लॉक एंड की मैकेनिज्म कैसा होता है? लॉक इन की मैकेनिज्म ऐसा होगा कि मान लीजिए ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और सबस्ट्रेट का मतलब आप रिएक्टेंट भी समझ सकते हैं। और मान लीजिए कि एक कैटलिस्ट मॉलिक्यूल है, एक कैटलिस्ट मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम है, और कुछ ऐसा है। ये एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ
ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा, और ठीक इसमें सबस्ट्रेट फिक्स हो जाता है, ऐसा फिक्स हो जाएगा। तो इसको ना आप एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ठीक है। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है। और फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे इसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है और एंजाइम जैसा था वैसा ही बनकर अलग हो जाता है। एंजाइम जैसा था एज इट इज रह जाता है और प्रोडक्ट जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है ना, 2 टुकड़ों में ऐसे टूट जाएगा। दो टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम फिर से रहा, ये एंजाइम ही रहा और ये प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कह सकते हैं, ई प्लस पी कहा जा सकता है, ठीक है। तो एंजाइम के काम करने का ये मैकेनिज्म होता है, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म नहीं है। देखिए एंजाइम्स और कैटलिस्ट में एक बहुत बड़ा फर्क है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक सरफेस पर जाकर हेटेरोजेनस कैटलिस्ट चिपक जाते हैं, लोग आते हैं, रिएक्ट करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट एज इट इज रह जाता है। यहां क्या है, ये मेनली एंजाइम तोड़फोड़ का काम करते हैं। ये हर एक कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़कर 2 चीजों में, 3 टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलाइडल सोल के या कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में इनके अंदर कई सारी ऐसी कैविटीज होती हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऐसे फिट होते हैं जैसे उसी के लिए बने हो और उसमें फिट होकर टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म है एंजाइम से काम करने का। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास एंजाइम्स के काम करने की, कौन सा एंजाइम कहां इस्तेमाल होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है, तो मैं आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट देता हूं ताकि उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आ सके। अब यहां पे मैं एक एग्जॉस्टिव लिस्ट लेके आया हूं एंजाइम्स की, एंजाइम सोर्स और एंजाइमेटिक एक्शन। मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स वीडियो को इस समय पॉज करके इन सारी बातों को लिख लें, ठीक है। अभी तो मैं इसको बोल भी दे रहा हूं। इन्वर्टेज एंजाइम ईस्ट में पाया जाता है और ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। जाइमेज एंजाइम जो है उसका सोर्स ईस्ट होता है, ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। डाइटेज मॉल्ट में पाया जाता है और ये स्टार्च को मॉल्टोज में कन्वर्ट करता है। ऐसे यूरिएज सोयाबीन में पाया जाता है और यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन स्टमक में पाया जाता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, जबकि ट्रिप्सिन जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये भी वही काम करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, ठीक है। अमाइलेज जो है वो सलाइवा में पाया जाता है और जैसे ही हम लोग जैसे रोटी वगैरह खाते हैं, चबाते हैं, तो जो हल्का सा मीठापन लगता है वो ग्लूकोज की वजह से ही लगता है, क्योंकि उस वक्त है ना एंजाइम्स बहुत ही फास्ट पेस पे है ना स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से लैक्टिक बेसिली जो है वो कर्ड में पाया जाता है और ये कर्ड में पाया जाने वाला एंजाइम है और ये एंजाइम है ना मिल्क को फर्मेंट करने में हेल्प करता है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि है ना माइकोडर्मा एसिटी विनेगर में पाया जाता है और इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज नाम का एंजाइम कैस्टर सीड में होता है, ये फैट को ग्लिसरॉल में करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइलिन नाम का एंजाइम हमारे सलाइवा में पाया जाता है और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स जो है ना इस एग्जॉस्टिव लिस्ट को लिख लें और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं लिस्ट में से आएंगे, इनको याद करने की आपको जरूरत है, ठीक है। अब अगली बात क्या, लास्ट बात मैंने यहां पे भी आपको समझाया है कि एंजाइम्स जो है वो लॉक एंड की मैकेनिज्म से काम करते हैं, ठीक है ना। भाई एक जो एंजाइम है वो कोलाइडल पार्टिकल होता है, उसमें चीजें आके फिट होती हैं फिर टूट जाती हैं,
ठीक है, इसी तर्ज पर एक कैटलिस्ट भी, याद रखिएगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कैटलिस्ट जो है एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म से काम करते हैं और ये लॉक एंड की मैकेनिज्म से काम करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ कैटलिस्ट हैं, है ना, जो जियोलाइट जिन्हें कहते हैं, जो लॉक एंड की मैकेनिज्म से काम करते हैं या, है ना, शेप सेलेक्टिव मैकेनिज्म से काम करते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं, जो कि इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक होगा। जियोलाइट्स। जियोलाइट्स जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स का ग्रीक में शाब्दिक अर्थ है ना, ग्रीक लैंग्वेज में शाब्दिक अर्थ है बॉइलिंग स्टोन्स। होता क्या है, ये इनका ना जियोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें छोटे 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 छेद होते हैं, है ना। दे हैव हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के, है ना, छत्ते की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। छोटे छोटे छेद होते हैं, ये माइक्रोपोरस होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि, है ना, ये माइक्रो, है ना, पोरस होते हैं। ये माइक्रोपोरस नेचुरली भी हो सकते हैं और आप कहिए तो कभी कभी इनको सिंथेटिकली, है ना, आर्टिफिशियली बनाया भी जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये माइक्रोपोरस होते हैं और ये जो चीजें हैं जब पानी में डाली जाती हैं तो उनमें छोटे छोटे, है ना, बुलबुले निकलते हैं। वो माइक्रोपोरस जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें हवा घुसा रहता है। जैसे ये एक जियोलाइट है, इसमें छोटे 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 छेद हैं जिसमें हवाएं घुसी हुई हैं। अब आप इसको अगर पानी में डाल देंगे तो ये हल्का हल्का बूंदे निकलना, बुलबुले निकलना शुरू होते हैं। तो ऐसा आभास होता है जैसे कोई चीज बॉईल हो रही हो और बॉईल होने के वजह से, बॉईल होते समय भी छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। वैसे लगता है जैसे ये पानी जो है वो बॉईल हो रहा है। तो इसको हम लोग ना जियोलाइट कहते हैं या बॉइलिंग स्टोन्स कहा जाता है। ठीक है ना। ये जियोलाइट्स जो है ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। दे आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। मतलब क्या, मैं समझाता हूं। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक चलनी का काम करते हैं, सीव की तरह काम करता है। आपने चलनी देखी होगी गांव में, गेहूं वगैरह में से छोटे कंकड़ निकालने के लिए आप सीव लेते हैं, उसमें गेहूं रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जो छोटे कंकड़ है वो छेद से गिर जाते हैं और गेहूं बच जाता है। ये एक पर्पस होता है उस सीव का। लेकिन आप देखिए कि सीव ऐसा भी हो सकता है कि, देखिए, इसमें दो पर्पस सीव सॉल्व करता है, गेहूं अलग करना और क्या करना, कंकड़ को अलग करना, अगर आप चलते हैं उसको। लेकिन ये जो सीव है, जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, ये एक और नया काम करता है। ये क्या करता है, कुछ लोग इसको पार नहीं कर पाते, कुछ लोग इस छेद से निकल नहीं पाते। जैसे गेहूं नहीं निकल पाता चलनी के छेद से, कुछ लोग इसके छेद से निकल जाते हैं, जैसे कंकड़ निकल जाता है, तो कुछ लोग इसके छेद से निकल जाएंगे। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, मान लीजिए एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, इसमें एक हल्का सा छेद है, तो कुछ लोग इसमें से निकल ही नहीं पाएंगे, कुछ लोग इसमें से पास कर जाएंगे। और एक तीसरे तरह के लोग हैं जो इसमें फंस जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स इसमें फंस जाते हैं, मान लीजिए इसमें कोई मॉलिक्यूल फंस गया, वो जब निकलता है तो वो टूट जाता है। तो बिल्कुल एंजाइमेटिक एक्शन की तरह है क्या, कि ऐसे कैटलिस्ट जो शेप सेलेक्टिव है, एक पर्टिकुलर शेप के लोग को ही अपने अंदर फंसने देंगे, अपने छोटे छोटे छेदों के अंदर फंसने देंगे, और जब वो फंस जाएगा मॉलिक्यूल, उसमें से जब वो निकलेगा तो वो टूट के निकलेगा। ठीक है, और टूटे हुए चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहेंगे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो इस तरह के लोग जो है वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट या जियोलाइट कहे जाते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है जियोलाइट का, ये बेसिकली एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। ये बेसिकली एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। मतलब क्या, जो सिलिकेट्स में SiO SiO Si ऐसे, है ना, ये जो लिंकेजेस होते हैं O Si, इसमें अक्सर, है ना, Si के बाद, है ना, अक्सर जो है एक आध सिलिकॉन को कौन रिप्लेस कर देता है, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है। SiO एल्यूमिनियम, SiO एल्यूमिनियम। तो ये ऐसे सिलिकेट्स जिसमें कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है ना, हम उसको एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहते हैं। तो जियोलाइट्स बेसिकली एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, वेयर इन सिलिकेट फ्रेमवर्क some silicates are replaced by aluminium। ठीक है, तो कुछ ये इनका केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कि भाई साहब ये होते तो सिलिकेट है, लेकिन कुछ सिलिकॉन एटम्स को, कुछ ही, सब नहीं, या नहीं रिप्लेस किया, कुछ सिलिकॉन एटम्स को
है ना फ्रेमवर्क में सिलिकेट्स के एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहते हैं। याद रखिए इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, mx/n है ना, mx/n AlO2y डॉट MH2O। ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हो जाता है ना। जियोलाइट्स के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैटलिस्ट है ZSM5, ये जियोलाइट है, ये जियोलाइट कैटलिस्ट है और ये डायरेक्टली है ना इथाइल अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इथाइल अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। ऐसे और भी जियोलाइट्स हैं इस दुनिया में जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जियोलाइट्स का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इनके एप्लीकेशन क्या है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में अक्सर ये दो कामों के लिए जाने जाते हैं, है ना। कुछ बड़े हाइड्रोकार्बन्स इन छोटे छोटे छेदों में फंसकर टूट जाते हैं, छोटे छोटे छेदों में फंसकर टूट जाते हैं और उनको इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। तो जो जियोलाइट्स हैं वो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में है ना क्रैकिंग का काम बहुत ही जोर शोर से करते हैं। और मजे की बात क्या है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करते हैं और मजे की बात यह है कि ये किसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को ही चूज करके क्रैक करते हैं, क्योंकि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन में से कोई एक ही पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन इसमें फंसता है, बाकी सारे या तो निकल जाएंगे या फिर अंदर जाएंगे ही नहीं। कुछ स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन इसमें फंसते हैं और टूट टूट कर अलग हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कई बार ये लोग इसमें फंसकर रीअरेंज भी हो जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो कई बार आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी है ना किया जाता है कि पर्टिकुलर पता चला जो है ना आइसो या ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो पता चला आइसोमराइज करके एन पेंटेन में बदल गया, अगर हम इसमें कुछ जियोलाइट ले लेते हैं। जियोलाइट के छेद में ये फंसकर रीअरेंज कर जाता है और ऐसा चेंज हो जाता है, एन पेंटेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जियोलाइट्स के बारे में यहाँ पे सब कुछ बता दिया। ठीक है, फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन कर दो। जियोलाइट्स जो हैं उनको ग्रीक लैंग्वेज में बॉइलिंग स्टोन्स कहते हैं। इनका हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद नेचुरली भी हो सकते हैं, कुछ सिंथेटिकली भी बनाए जाते हैं। ये इनकी सबसे खास बात क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म नहीं यूज होता और एंजाइम्स की तरह लॉक इन की मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं होता। इनका बिल्कुल अलग मैकेनिज्म है, शेप सेलेक्टिव मैकेनिज्म है। यानी मेरा एक होल है, छिद्र है, या तो तुम इससे पास कर जाओ बच जाओगे, या तो तुम इसमें पास नहीं कर पाओगे तो बच जाओगे, फंस गए तो तुम रीअरेंज कर जाओगे, टूट जाओगे। ठीक है, तो ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। ये केमिकली सिलिकेट्स के फ्रेमवर्क में एल्यूमिनियम कई जगह पर रिप्लेस हो जाता है, इसको एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है। इसका एग्जांपल ZSM5 है और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने ये जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है इसमें 3 टॉपिक्स है, मैं आपको याद दिलाऊं। पहला है एड्सॉर्प्शन, दूसरा है कैटालिसिस और तीसरा है कोलॉइड्स। एड्सॉर्प्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया 2 लेक्चर में, कैटालिसिस भी हम लोगों ने आज खत्म कर दिया इन 2 लेक्चर में। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में और शुरू करते हैं एक नया टॉपिक्स कोलॉइड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।